ऐसे ही का नाम ये कंबोजलाल है, कैसा ही रंगो रूप है पैसा ही माल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर। आप देख रहे हैं मनी 9। स्वागत है आपका मनी सेंट्रल में। आज का मनी सेंट्रल है पॉलिसी सेंट्रल। दिन की सबसे बड़ी खबर आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी। मेरे साथ पॉलिसी के विश्लेषण के लिए मनी 9 के एडिटर अंशुमान तिवारी जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और अंशुमान जी से चर्चा शुरू की जाए उससे पहले आपको बता दें कि पॉलिसी के अलावा और कौन सी खबरें हैं जो इस शो का हिस्सा हैं। शुरुआत होगी पॉलिसी की खबर के साथ। तो क्या अब नहीं बढ़ेंगी ब्याज दरें? नीतिगत दरों में लगातार चौथी बार आरबीआई ने पॉज लिया, यानी कि ना दरें बढ़ाई ना घटाई। क्या संकेत है इसका? क्या अब यहां से दरें नहीं बढ़ेंगी या अभी भी कोई गुंजाइश है, कुछ ऐसा होगा घटेगा देश में या दुनिया में कि हमारी ब्याज दरें यहां से और बढ़ सकती हैं? इसका विश्लेषण करेंगे। महंगाई को लेकर आरबीआई का अनुमान कितना पुख्ता? आरबीआई ने महंगाई के अनुमान में कुछ बढ़ोतरी की तिमाही दर पर, लेकिन सालाना आधार पर अनुमान को ना बढ़ाया गया ना घटाया गया। जब आप ये मान रहे हैं कि एक तिमाही में महंगाई बढ़ेगी तो फिर साल में क्यों नहीं बढ़ेगी? अनुमान में कितना क्या बारीकी है इसकी? ये अनुमान कितना तर्कसंगत है, कितना पुख्ता है, इसकी पड़ताल करेंगे। कच्चे तेल के बाजार में क्यों मची खींचतान? रशिया हमारा सबसे बड़ा निर्यातक हो गया। हम सबसे ज्यादा तेल रशिया से आयात करने लगे। इधर इराक, सऊदी का बाजार जब छिनता दिखा तो वो भी अपनी अपनी स्कीम में अपने अपने डिस्काउंट लेकर आगे आ गए। क्यों मची है ये पूरी खींचतान, इसको समझेंगे। पीएलआई पर क्या सोच रही सरकार? पीएलआई का रिव्यू हो रहा है भाई। पीएलआई स्कीम पर हमने विस्तार से इकोनॉमिकम भी किया था। अब सरकार के मन में क्या चल रहा है इस स्कीम को लेकर, ये जानेंगे। कच्चे तेल में उबाल का दिखा असर, उड़ने लगे हवाई किराए। जी हाँ, आज से देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने नए तरीके की व्यवस्था शुरू की है, जिससे सीधे सीधे आपके हवाई किराए, आपके टिकट महंगे हो जाएंगे। क्या व्यवस्था है, क्या असर होगा, ये बात कहां तक जा सकती है, ये सब कुछ समझेंगे। और चलते चलते आपको बताएंगे कि एमएसपी गारंटी पर आंध्र सरकार ने लिया यू टर्न। क्यों लिया? एमएसपी पे तो गारंटी देने की बात कही गई थी। 2 दिन पहले हमने मनी सेंट्रल में इसको कवर भी किया था, बट अब सरकार ने कह दिया नहीं, अभी ऐसा कोई विचार नहीं है, आगे सोचेंगे, देखेंगे। क्यों हुआ ये यू टर्न, ये भी जानेंगे। लेकिन शुरुआत आज दिन की सबसे बड़ी खबर के साथ, पॉलिसी के साथ। भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने शुक्रवार को अपनी पॉलिसी जारी की, ऐलान किया। आरबीआई ने पॉलिसी दरों में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया। रेपो रेट को 6.5% पर स्थिर रखा गया। रेपो रेट यानी कि वो दर जिस पर बैंक आरबीआई से कर्ज लेते हैं। बैंक आपको आगे और हमें आगे कर्ज देते हैं, तो जब रेपो रेट बढ़ती है तो हमारे कर्ज की दर भी बढ़ती है। ये स्थिर रही तो आप मान सकते हैं कि आपकी भी होम लोन, कार लोन, पर्सनल लोन की जो ईएमआई है वो बढ़ेगी नहीं, या जो आपको कर्ज मिल रहे हैं वो इससे ज़्यादा महंगे नहीं होंगे। आरबीआई ने लगातार चौथी बार रेपो रेट को स्थिर रखा है, कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट में बदलाव नहीं होने की वजह से बैंकों की तरफ से कर्ज जमा की दरों में बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन रिजर्व बैंक ने अपनी पॉलिसी में महंगाई को लेकर आशंका जताई है। पॉलिसी की घोषणा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि कुछ खरीफ फसलों की खेती में आई गिरावट और जलाशयों में पानी का स्तर पिछले साल के मुकाबले कम रहने की वजह से महंगाई को लेकर चुनौती बनी हुई है। रिजर्व बैंक गवर्नर के मुताबिक इस साल असंतुलित मानसून की वजह से महंगाई का खतरा बढ़ा है। इसी वजह से रिजर्व बैंक ने सितंबर तिमाही के लिए रिटेल महंगाई का जो अनुमान है उसे 6.2% से बढ़ाकर 6.4% कर दिया। लेकिन पूरे वित्त वर्ष 2024 की बात करें तो महंगाई का अनुमान 5.4% पर बरकरार रखा है। रिजर्व बैंक ने ग्रोथ के अनुमान में किसी तरीके का बदलाव नहीं किया, इसे भी 6.5% पर बरकरार रखा है। 23-24 में आरबीआई को भरोसा है कि देश की जीडीपी 6.5% की दर से बढ़ेगी। ये हुई मोटी बात ग्रोथ को लेकर, महंगाई को लेकर, रेपो रेट को लेकर। अब एक एक कर और परतें खोलते हैं, और भी कुछ बड़ी घोषणाएं थी उन पर भी समझते हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल सर, ब्याज दरों को लेकर। नीतिगत दरें 4 बार से नहीं बढ़ी हैं, 6.5% पर स्थिर हैं। क्या माना जाए यहां से जब भी शुरू होगी, एक पॉलिसी के बाद, 2 के बाद वापसी ही शुरू होगी या अभी और बढ़ोतरी हो सकती है? रिजर्व बैंक पहली बात इस पॉलिसी की पूरी समीक्षा में
प्रत्याशित रूप से जिस बात की संभावना थी वो संभावना दिखाई दे रही। बाकी पूरी पॉलिसी में कोई बड़ा डायरेक्शन नहीं है। अगर आप पॉलिसी को देखें तो पॉलिसी बिल्कुल यथास्थिति पर निर्भर है और लगभग ऐसा है कि तिमाही आधार पर परिस्थितियां कैसे बदलेंगी इस आधार पर रिजर्व बैंक आगे चलेगा। इसकी तुलना में अगर आप फेडरल रिजर्व की मॉनेटरी पॉलिसी को देखें तो वो थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात करती है और ये बताती है कि कब तक इंटरेस्ट रेट बढ़ते रहेंगे, कब वापसी होगी। तो जो शुभम ने सवाल पूछा उसी सवाल का जवाब हम सुबह आरबीआई गवर्नर को सुनते हुए समझने की कोशिश कर रहे थे कि 6 महीने साल भर के लिए किस तरीके का संकेत देती है। जैसे कुछ छोटे छोटे बदलाव अंदर किए गए पॉलिसीज में जो स्पष्ट रूप से सामने नहीं आए, उन टुकड़ों को अगर आप जोड़ें तो आपके सामने एक पहेली बनती है और वो पहेली का हल इसमें नहीं निकलता है। जैसे रिजर्व बैंक ने पिछली मॉनेटरी पॉलिसी में एक इंक्रीमेंटल कैपिटल और सीआरआर की घोषणा की थी, उसे डिसकंटिन्यू करने का फैसला कर लिया गया। उसको रिव्यू किया गया और जो तारीख थी उस हिसाब से वो 7 अक्टूबर से वापस हो जाएगी। इसे इसलिए किया गया था कि बाजार से जो अतिरिक्त तरलता 2000 रुपये के नोटों के साथ आई थी उसे खींचा जा सके। आरबीआई अपनी पॉलिसी के अंदर ये मान रहा है कि कहीं ना कहीं दबाव है सिस्टम में लिक्विडिटी का, पर उतना ज़्यादा दबाव नहीं है जिससे कि ब्याज दरों में कोई बड़ी बढ़ोतरी दिखाई दे सके। हालांकि बॉन्ड यील्ड्स बाजार में बढ़ती हुई दिखी हैं, जो हम आपको लगातार बता रहे हैं। ब्याज दरों को लेकर रिजर्व बैंक की तरफ से जो संकेत आया वो ये था कि मॉनेटरी पॉलिसी का स्टांस एक्मोडेशन के विड्रॉल का रहेगा। आधिकारिक रूप से एक्मोडेशन विड्रॉल का मतलब है कि जब भी आगे मौका आएगा तो यहाँ से ब्याज दरों में कमी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी, पर वो मौका कब आएगा ये पता नहीं है। एक और महत्वपूर्ण बात जो इस पूरी पॉलिसी में मिसिंग थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो आर्थिक रूप से घटनाक्रम हो रहे हैं या बदलाव हो रहे हैं उनका की तरफ इशारा तो किया गया, पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्याज दरों में जो बड़ी बढ़ोतरी होती दिख रही है या ब्याज दरों में स्थिरता दिख रही है, बॉन्ड यील्ड्स में बढ़ोतरी दिख रही, उसका कोई असर इस पॉलिसी के आकलनों में नहीं दिखाई देता। फिलहाल रिजर्व बैंक का अपनी इस पॉलिसी में मानना है कि जो एवरेज इंटरेस्ट रेट है मार्केट में उसमें जो पहले बढ़ोतरी की गई थी उसके पास ऑन होने में धीमे में समय लगता है और वो भी धीमे धीमे पास ऑन हो रही है। तो इसलिए ब्याज दरों को लेकर उतनी ही अनिश्चितता है जितनी अनिश्चितता पहले से बनी हुई थी। यहाँ से बढ़ेंगी नहीं 4 हफ्ते के बाद, ये तो लगभग तय लग रहा है, लेकिन यहाँ से वापसी कब होगी और किस स्तर पर होगी ये किसी को नहीं पता है। और इसीलिए वो जो पूरी डिबेट है शुभम सॉफ्ट लैंडिंग और हार्ड लैंडिंग की, वो डिबेट भारत में भी है कि ब्याज दरों में वापसी कब से शुरू होगी या ये लंबे समय तक ज़्यादा रहेंगी। पर जो बाकी फोरकास्टर्स हैं, जो बाकी अनुमान हमारे पास आए थे पॉलिसी को लेकर, उसमें सबका मानना है कि आपके लिए अगर आप कर्ज लेने वाले हैं तो पीठ मजबूत रखिए। महंगी और ऊंची ब्याज दरों का दौर कम से कम यहाँ से 8 से 9 महीने तक चल सकता है। और अगर आप डिपॉजिटर हैं और बैंक में पैसा रखते हैं तो अच्छी ब्याज दरों का फ़ायदा उठाइए, तब भी आपके लिए 8-9 महीने का अभी एक मौसम ऐसा रहेगा जहाँ ब्याज दरों में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, पर वो रहेंगी ऊंचाई पर ही। सर, अगली बात महंगाई की। तिमाही आधार पर महंगाई थोड़ा सा अनुमान बढ़ाया लेकिन सालाना आधार पर स्थिर रखा, कितना तर्कसंगत लगता है आपको ये? महंगाई के आकलन में भी रिजर्व बैंक ने मानसून को लेकर जो संभावना जाहिर की थी और जो आंकड़े दिए थे उनके आधार पर ऐसा लगता है कि खाद्य महंगाई और महंगाई के पर थोड़ा सा असर दिखाई देगा। यहाँ भी थोड़ा कंजर्वेटिव है रिजर्व बैंक, थोड़ा चूंकि रिजर्व बैंक वजह यह है कि मॉनेटरी पॉलिसी की अपनी पॉलिटिक्स होती है। चूंकि रिजर्व बैंक को अपनी पूरी नीति से इन्फ्लेशन को टारगेट करना होता है और जो लक्ष्य इन्फ्लेशन के लिए रखा जाता है उसे हासिल करना होता है, नहीं तो मॉनेटरी पॉलिसी असफल मानी जाती है। इसलिए कभी भी रिजर्व बैंक बहुत एग्रेसिव होकर इन्फ्लेशन के आकलन नहीं देकर आता, तो कंजर्वेटिव आकलन होते हैं। और इसके साथ जो दस्तावेज जारी किया गया उस दस्तावेज में बड़े हिस्से में रिजर्व बैंक ने स्वयं में बताया है कि उसने कितने कायदे से इन्फ्लेशन का मैनेजमेंट किया है। कई पैराग्राफ में डेटा चार्ट से बताया है कि उन्होंने जो लक्ष्य तय किए थे वो सारे लक्ष्य हासिल हुए हैं। लेकिन जब आप पूरी पॉलिसी को भीतर से पढ़ें तो उसमें एक महत्वपूर्ण बात जो ऊपर निकल कर नहीं आती वो ये अंदर कही गई कि अगर कच्चे तेल की कीमतें बेसलाइन से ऊपर जाती हैं 30%, 10% भी ऊपर जाती हैं तो महंगाई में उसका सीधा असर दिखाई देगा, जिसे इसमें फैक्टर इन नहीं किया गया है। जबकि कच्चे तेल की कीमतें 85, 90 और बीच में $100 तक हो आई हैं। उसका कितना असर दिखाई देगा आने वाले समय में ये स्पष्ट नहीं है। मानसून और एल निनो के असर को लेकर स्थिति पूरी तरह तस्वीर साफ नहीं है।
अब यहाँ जो सबसे महत्वपूर्ण बात है महंगाई को, वो रिजर्व बैंक के आंकड़ों में भी हम ढूंढते रहे, हमें पता नहीं चला, क्योंकि सरकार ने तो आज तक नहीं बताया कि खरीफ का अनाज उत्पादन कितना होने वाला है। अभी तक अनाज उत्पादन के आंकड़े नहीं आए हैं, सोइंग के आंकड़े आ गए हैं, और इसलिए रिजर्व बैंक की इस पॉलिसी में भी खाद्य महंगाई को लेकर तस्वीर स्पष्ट नहीं होती। मानसून का सीजन खत्म हो चुका है, मानसून की विदाई हो चुकी है, सोइंग खत्म हो चुकी है, खरीद के कांटे भी लग चुके हैं खरीफ के लिए कई जगह पर। अब इससे ये पता चलेगा शुभम कि कितना वास्तविक तौर पर धान का, पल्सेस का, ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन आ रहा है खरीफ में, क्योंकि वो ये बाजार में मांग और आपूर्ति की परिस्थिति बताएगा। और इसलिए रिजर्व बैंक थोड़ा महंगाई के मामले में कंजर्वेटिव दिखता है, पर महंगाई को लेकर अभी कुछ और उतार चढ़ाव आने वाली 2 तिमाहियों में ज़रूर होंगे। सर, अगला बड़ा सवाल रुपए पे, क्योंकि आरबीआई रुपए को संभालने के लिए लगातार प्रयास करता है, और रुपया इस समय अगर आप मैक्रो तमाम इंडिकेटर देखें तो रुपया एक लगातार चिंता बना हुआ है, निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। अमेरिका में बॉन्ड यील्ड बढ़ती जा रही है, डॉलर ताकतवर होता जा रहा है, रुपया बिल्कुल फिसलता जा रहा है। इसको लेकर कहीं कुछ सुगबुगाहट कोई यहाँ रिजर्व बैंक थोड़ा स्पष्ट दिखता है। जैसे रिजर्व बैंक, हालांकि रिजर्व बैंक हमेशा ये भी बात कहता रहा है कि वो कभी किसी एक रेट को टारगेट नहीं करता है, बल्कि मार्केट में जो वॉलेटिलिटी, उतार चढ़ाव से रोकने के लिए दखल करता है। पर रिजर्व बैंक ने परोक्ष रूप से माना कि बाजार में उसका दखल जारी है, और वो विदेशी मुद्रा भंडार के जो आंकड़े हमारे सामने साप्ताहिक रूप से आते हैं, उनमें लगातार 3-4 हफ्तों से गिरावट के तौर पर दिखाई भी दे रहा है। पर रुपए को लेकर रिजर्व बैंक को पता है कि उसके हाथ में बाजार में केवल वॉलेटिलिटी रोकना ही है, बाजार में उतार चढ़ाव रोकना ही है, क्योंकि रुपए पर और भी बहुत सारे फैक्टर्स प्रभावी हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें, भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों की आवाजाही, उनकी बिकवाली और उनका निवेश, और इसके अलावा डॉलर इंडेक्स की मजबूती जो कि लगातार मजबूत बना हुआ है। इसलिए रुपए को लेकर रिजर्व बैंक ने कोई बड़ा स्पष्ट संकेत नहीं दिया है। लेकिन हाँ, अगर एक चीज़ यहाँ भी ध्यान रखने वाली बात है, उस पर भी रिजर्व बैंक की पॉलिसी में कुछ नहीं, पर अगर आप समझने की कोशिश करें बिटवीन द लाइन्स, जो पंक्तियों के मध्य छिपा होता है, कि बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि फेडरल रिजर्व अपनी अगली पॉलिसी में क्या करता है। आपको याद होगा कि फेडरल रिजर्व ने एक ब्याज दरों में एक और बढ़ोतरी का संकेत दिया था अपनी पॉलिसी में, तो वो बढ़ोतरी कब होती है, कब आती है, उसके आधार पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा कि भारत में रुपए और ब्याज दरों का आउटलुक कैसा रहने वाला है। सर, अगली बात पर्सनल लोन को लेकर चिंता। मनी सेंट्रल में मुझे लगता है लगभग कम से कम आधा दर्जन बात तो हम लोग डिस्कस कर चुके होंगे। ये जो अनसिक्योर्ड लोन बढ़ रहे हैं, पर्सनल लोन बढ़ रहे हैं, इसको लेकर आरबीआई लगातार चिंता में, वो बात आज कह भी दी। हाँ, वो बात कह दी, और रिजर्व बैंक इससे पहले भी कह चुका था। यहाँ रिजर्व बैंक का रुख थोड़ा सा स्पष्ट दिखाई देता है। जो अनसिक्योर्ड क्रेडिट है, जो इनसिक्योर्ड लोन्स हैं, उनको लेकर पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड के लोन, आरबीआई ने कहा है कि बैंकों में इस ट्रेंड पर गहराई से नज़र रखी जा रही है। हालांकि रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि जो बैंकों के बाकी पैरामीटर्स हैं, उनके ऑडिटेड रिजल्ट्स में जो आंकड़े आते हैं, उनके एनपीएस के वो पैरामीटर्स बेहतर हैं, लेकिन फिर भी इस बात का प्रयास किया जा रहा है बैंकों को समझाने के लिए कि जो अनसिक्योर्ड लोन है इन्हें रोका जाए, क्योंकि रिटेल क्रेडिट की ग्रोथ रेट 30% के आसपास रही है पिछले कुछ सालों में, जो कि, और इसमें अनसिक्योर्ड क्रेडिट की ग्रोथ 23% है, रिजर्व बैंक गवर्नर ने बताया। तो अगर ओवरऑल भारत का रिटेल क्रेडिट 30% की दर से बढ़ रहा है, तो अनसिक्योर्ड क्रेडिट 23% की दर से बढ़ रहा है, जबकि रेस्ट ऑफ द क्रेडिट ग्रोथ रेट जो थी, बाकी क्रेडिट जो बढ़ रहा है, जो सिक्योर्ड क्रेडिट है, जिसके बदले आप कुछ सिक्योरिटी देते हैं, वो 14% बढ़ रहा है। तो ये वो बिंदु है जहाँ रिजर्व बैंक खुद चिंता महसूस कर रहा है, और ये हालांकि प्रत्यक्ष रूप से रिजर्व बैंक बैंकों को इस बात से रोक नहीं सकता, लेकिन कॉशन की आवाज़ या सावधान रहने की, सतर्क रहने की, जागते रहो रहने की आवाज़ें रिजर्व बैंक की तरफ से बार बार आती रहीं, और आज गवर्नर ने वो बात बड़ी खुलकर अपने बयान में कही भी। सर, कार्ड टोकनाइजेशन को लेकर एक फैसला और हुआ, क्या है ये फैसला और क्या इससे असर पड़ेगा? कुछ रेगुलेटरी फैसले भी आए। हालांकि आज रिजर्व बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी के साथ जो रेगुलेटरी फैसलों का स्टेटमेंट आता है, उसमें कुछ बड़े फैसले, उपभोक्ताओं को प्रभावित करने वाले फैसले नहीं थे। उद्योग और बैंकिंग उद्योग के लिहाज से कुछ महत्वपूर्ण फैसले थे। पर कार्ड टोकनाइजेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो हाल फिलहाल में चर्चा में आई। कार्ड टोकनाइजेशन का मतलब ये कि अब आपको, जब भी आप कार्ड टोकनाइजेशन के प्रोसेस में जो मर्चेंट या जो ई कॉमर्स साइट शामिल हुई हैं, वहाँ आपको आपका नंबर सेव नहीं किया जाता, बल्कि आपके नंबर के आधार पर एक कोड जनरेट किया जाता है, एक टोकन कोड जनरेट किया जाता है। उस टोकन के आधार पर ही वो बैंक उस मर्चेंट की वेबसाइट के ऊपर सेव होता है, और उसके बेस पर आप आगे ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ने इस प्रक्रिया को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कहा है कि अब कार्ड का टोकनाइजेशन वो क्रेडिट कार्ड कंपनी भी करेगी, वो बैंक भी करेगा जो ये कार्ड इशू करता है। अभी तक क्या होता है कि जब आप किसी साइट पर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट या किसी भी वेबसाइट के ऊपर खरीदने जाते हैं कुछ, और अपना कार्ड वहाँ रजिस्टर करते हैं, तो ये उस मर्चेंट साइट की जिम्मेदारी होती है कि उसको टोकनाइज करे। अब कार्ड ऑन फाइल का जो
टोकेनाइजेशन है वो बैंक भी करेगा। और इससे उस फ़ायदा क्या होगा कि जैसे आपके पास कोई किसी बैंक का क्रेडिट कार्ड है और बैंक ने उसको टोकेनाइज कर रखा है, तो जब आप आगे किसी मर्चेंट की साइट पर जाकर कोई ट्रांजैक्शन करेंगे या कुछ परचेज़ के लिए ऑर्डर करेंगे तो वो टोकन उसके साथ कैरी हो जाएगा। इस सुविधा के लिए इसकी जल्दी ही शुरुआत की जाएगी। आगे बढ़ते हैं कुछ अन्य खबरों पर। कच्चे तेल की बिक्री पर भारत को सऊदी अरब और इराक से मिल रहा डिस्काउंट आगे भी जारी रहने की संभावना है। भारत में रूस के तेल की बढ़ती हुई सप्लाई को देखते हुए सऊदी अरब और इराक ने भारत के लिए कच्चे तेल की बिक्री पर डिस्काउंट की शुरुआत की थी। इराक की तरफ से तेल के भाव पर डिस्काउंट दिया जा रहा है, जबकि सऊदी अरब की तरफ से प्रीमियम में कटौती की गई है। इन देशों की तरफ से डिस्काउंट दिए जाने के बाद भारत में रूस के तेल की सप्लाई में हल्की कमी आई है। एक समय था जब भारत में आयात होने वाले कच्चे तेल में रूसी कच्चे तेल की हिस्सेदारी बढ़कर 42% पहुंच गई थी, लेकिन बीते सितंबर में यह हिस्सेदारी घटकर 38% पर आई है। सर, कच्चे तेल के बाजार में ये पूरी खींचतान क्यों? जब हम आउटपुट काट रहे हैं, कीमतों को स्टेबल रख रहे हैं, फिर ये डिस्काउंट देके क्या फायदा? वो इराक के कच्चे तेल को लेकर भारत की तरफ से सक्रियता बढ़ी है, क्योंकि क्रूड की कीमतें जब $90 के से ऊपर निकल गई और भारत में डॉलर 83 रुपये से ज़्यादा महंगा है, तो भारत के लिए कच्चा तेल वैसे भी काफ़ी महंगा है बाकी अन्य देशों की तुलना में, क्योंकि भारत की मुद्रा फंडामेंटली वीक है, कमज़ोर है, तो उसका असर दिखाई देता है। सऊदी से डिस्काउंट की नई कोशिश शुरू हो रही है कि जिसमें कि सऊदीज़ का तेल डिस्काउंट पर भारत को मिल सके। सऊदी भी ये चाहते हैं कि भारतीय बाज़ार में, भारत उनका बड़ा बाज़ार है, चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा बाज़ार है, जहां कच्चे तेल की आपूर्ति बनी रहे, क्योंकि हाल फिलहाल में रूस से सस्ता कच्चा तेल लेकर भारत ने सऊदी के तेल को रिप्लेस किया था। तेल के बाजार में और भी कई सारे घटनाक्रम और जो उतार चढ़ाव हैं वो दिखाई दे रहे हैं कि डिस्काउंट कितने समय तक स्थायी साबित होंगे, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतों में तेज गिरावट दिखाई दी है। $100 के करीब पहुंचने के बाद अब कच्चा तेल नीचे आ चुका है और इस बात की संभावना है कि ओपेक देश अपने उत्पादन में कटौती का आने वाले समय में या तो एक ऐलान करेंगे या अपने उत्पादन को और सख्ती से मैनेज करेंगे, जिससे कि बाजार में आपूर्ति को और कम किया जा सके। निगाहें इस बात पर है क्योंकि सबसे तेज गिरावट इधर हाल फिलहाल में 3 दिनों में सबसे तेज गिरावट कच्चे तेल की कीमतों में आई है, जो कि ओपेक की अपनी सहमति के आधार पर ओपेक का जो कंफर्ट रेट है उससे अब कच्चा तेल नीचे ट्रेड करने लगा है। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई PLI योजना का सरकार मिड ईयर रिव्यू कर सकती है। 14 अलग अलग सेक्टर्स के लिए शुरू हुई योजना के रिव्यू पर संबंधित मंत्रालयों से अगले हफ्ते रिपोर्ट मांगी जा सकती है। इस साल PLI योजना के तहत सरकार की तरफ से किया जाने वाला खर्च 13,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। योजना के तहत अधिकतर आर्थिक सहायता मोबाइल, फार्मा और मेडिकल डिवाइस सेक्टर को उपलब्ध कराई जा रही है। सर, किस तरीके का पुनर्विचार कर रही है सरकार, क्या कुछ कर सकती है? हम लगातार मनी सेंट्रल में और अपने बाकी कार्यक्रमों में आपको PLI स्कीम की पूरी विश्लेषण और उसके भीतर क्या चल रहा है बताते रहे हैं, और वो बातें जो हमने अपने कुछ कार्यक्रमों में चर्चा में की थी वो आप सामने निकल कर आ रही हैं। PLI स्कीम की सफलता आंशिक है, सरकार के भीतर भी इस बात धीरे धीरे बैठने लगी है कि पूरी बड़ी मेगा स्कीम जिसमें ह्यूज इंसेंटिव दिए गए थे कई बिलियन डॉलर्स के भारत में उत्पादन बढ़ाने के लिए, उसके जो दोनों लक्ष्य थे वो पूरे होते नहीं दिखाई दिए। एक, आयात पर निर्भरता कम नहीं हुई, क्योंकि जिन क्षेत्रों को भारत में PLI के लिए में पैसा दिया भी गया, जिन 3 क्षेत्रों का नाम शुभम ने आपके सामने लिया, वहाँ भी आयात सबसे ज़्यादा है, कच्चे माल का आयात ज़्यादा है, कंपोनेंट्स का आयात ज़्यादा है। तो वस्तुतः हम आयात करके भारत में उनकी असेंबलिंग करके उनका निर्यात कर रहे हैं, जहाँ पर हम पैसा दिया गया। और इसके अलावा जो बाकी करीब 14 अलग अलग उद्योग थे, उनमें से ज़्यादातर उद्योगों में बड़े नए निवेश नहीं आए। प्रस्ताव तो हैं, अप्रूव भी हुए हैं, लेकिन उनकी प्रक्रिया में देरी है और नए निवेश की संभावना नहीं दिखाई दे रही है। एक रिव्यू 1 महीने पहले, 1.5 महीने पहले भारत में कैबिनेट सेक्रेटरी के लेवल पर हो चुका है PLI स्कीम का, और अब इस स्कीम का दूसरा रिव्यू किया जा रहा है, जिसमें जानने की कोशिश की जाएगी अलग अलग विभागों से, जिन विभागों के तहत ये स्कीमें हैं, कि क्या वास्तविक रूप से इसमें वो लक्ष्य या वो लाभ मिला है जिस मकसद से इसे लाया गया था। हम आपको फिर बता दें कि इस स्कीम को भारत ने WTO में, जब भारत की निर्यात प्रोत्साहन स्कीमों को रद्द कर दिया गया था अमेरिका के दबाव में, उसके बाद इस स्कीम को लॉन्च किया था, और भारत के इतिहास की सबसे बड़ी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी, जिसमें सरकार बजट से सीधे पैसा देती है कंपनियों को भारत में उत्पादन करने के लिए और निवेश करने के लिए, उस उत्पादन का निर्यात करने के लिए। गवर्नमेंट का मानना था कि जो लक्ष्य था उसे माना जा रहा था कि अगले 2 या 3 सालों में भारत में इससे आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, मेक इन इंडिया बढ़ेगा, और भारत जिन चीज़ों का आयात कर रहा है उनका उत्पादन भारत में शुरू होगा। सफलताएं
आंशिक हैं और अब इसकी समीक्षा शुरू हो रही है। इसकी अपनी अवधि है 2025 के आस तक इस स्कीम को कंटिन्यू रखना है। मनरेगा में काम करने की मांगने वालों की मांग लगातार ऊंची बनी हुई है। बजट के आंकड़े इस ओर इशारा कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2024 के लिए सरकार ने इस स्कीम के लिए 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया था और पहले 6 महीनों में ही 93% बजट खर्च हो गया। आने वाले दिनों में रोजगार की मांग ऊंची रहेगी। ऐसे में इस महीने वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त मांग की जाएगी। सरकार क्या करेगी सर? अब नया पैसा देगी? ये एक और नया अतिरिक्त खर्च है जो सरकार को जब विंटर सेशन में या विंटर सेशन के अलावा भी अध्यादेश के जरिए जब नई अनुपूरक मांगे, अनुदान मांगे लानी होंगी, जो साल की दूसरी सप्लीमेंट्री आती है, उसमें लाना पड़ेगा। उसमें मनरेगा का बजट बढ़ाया जाएगा। 60,000 करोड़ का खर्च दिया गया था। आपको याद होगा कि इस साल सरकार ने मनरेगा के बजट में बड़ी कटौती की थी पिछले साल की तुलना में, और ये कहा था कि भारतीय अर्थव्यवस्था में सब कुछ सुधर गया है, कोविड खत्म हो गया है, डिमांड आनी शुरू हो गई, उद्योग खुलने शुरू हो गए, बाजार खुल गए, अब ग्रामीण इलाकों में बेरोजगारी नहीं रहेगी, ना रोजगार की मांग रहेगी, लोग शहरों में आएंगे, काम करेंगे। पर वैसा नहीं हुआ। एक पूरा क्रॉपिंग सीजन निकल गया, रबी की कटाई या रबी की हार्वेस्ट का सीजन भी निकल गया और खरीफ की सोइंग का सीजन भी निकल गया। तो अगर आप ग्रामीण इलाकों में रोजगार देने वाली सबसे बड़ी गतिविधि के तौर पर एग्रीकल्चर को माने तो ये दोनों सीजन निकल गए। पर रूरल इंडिया में ना तो डिमांड निकली है और ना रोजगार निकले हैं, बल्कि रूरल एरिया के मामले में ग्रामीण इलाकों की मांग के बारे में रिजर्व बैंक ने भी अपनी पॉलिसी में थोड़ी चिंता जाहिर की है। कहा है कि रिवाइवल आ रहा है, लेकिन स्लो रिवाइवल दिख रहा है। अर्बन एरिया में मांग अच्छी है। और उसके बाद अब सरकार को अगले यहाँ से लीन सीजन, जो एग्रीकल्चर का लीन सीजन होता है और बिजनेस का बिजी सीजन होता है, वो अब यहाँ से शुरू होता है। अक्टूबर के समय से सरकार को मनरेगा के लिए अतिरिक्त आवंटन करना पड़ेगा इस साल बजट में, क्योंकि राज्य सरकारों को ज़्यादा पैसे चाहिए। और इससे ये पता चल रहा है कि लगभग 3-4 साल से भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में जो रिकवरी आनी चाहिए वो नहीं दिखाई दे रही। और शहरी इलाकों में, जहां ग्रामीण इलाकों से आने वालों को रोजगार मिलते हैं, जिसमें कंस्ट्रक्शन, लॉजिस्टिक्स, ट्रांसपोर्ट, ऐसे जो प्रमुख क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में अभी उस तरीके की रिकवरी नहीं दिखाई दी। और इसलिए मनरेगा इस साल सरकार के बजट पर फिर से नया बड़ा बोझ बनकर सामने आएगी। कच्चा तेल उबला तो एटीएफ की कीमतें भी चढ़ने लगी और इसका असर अब हवाई किरायों पर भी दिखने लगा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस इंडिगो ने टिकटों पर फ्यूल चार्ज लगाने की पहल की है। ये चार्जेस 300 रुपये से 1,000 रुपये तक होंगे। ये बढ़ोतरी सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर होगी। नई व्यवस्था 6 अक्टूबर से लागू कर दी गई है। सर, एविएशन सेक्टर में फिर से किराए बढ़ने का जोखिम दिख रहा है। हाँ, और एविएशन सेक्टर में चौतरफा किल्लत है, दो तरीके की। एक तो एटीएफ की कीमतें बढ़ी, जो एविएशन टरबाइन फ्यूल है, उसके कारण इंडिगो ने एक नई तरीके की व्यवस्था लागू कर दी, जिसमें कि अलग अलग किलोमीटर के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज लगा दिया गया। इंडिगो ने लगाया तो बाकी एयरलाइंस भी लगाएंगी, क्योंकि एटीएफ के प्राइस सबके लिए बढ़े। पर ये उस सीजन में, जबकि त्यौहार का सीजन है, छुट्टियों का सीजन है। आमतौर पर भारत में मानसून खत्म होने के बाद ट्रैवल तेजी से बढ़ता है। फेस्टिवल के कारण बिजनेस ट्रैवल भी बढ़ना शुरू होता है। इस दौरान एविएशन के बाजार में दो तरीके के दबाव दिख रहे हैं। एक तो ईंधन की कीमत बढ़ने के कारण कंपनियां अपने यहाँ किराए बढ़ा रही हैं। दूसरी, गो फर्स्ट एयरलाइंस के बंद होने के कारण या बैंकरप्ट होने के कारण एक बड़ा हिस्सा बाजार से निकल गया था। बाजार में कैपेसिटी लिमिटेड कैपेसिटी रह गई थी, इसलिए भी किराए बढ़े थे। अब आकाशा एयरलाइंस भी समस्या में है। हमने आपको बताया कि आकाशा ने कुछ रूट्स पर अपनी उड़ानें बंद कर दी, क्योंकि पायलट्स की समस्या है। ऐसी स्थिति में और एविएशन के प्राइस बढ़ना, एविएशन एटीएफ के प्राइस बढ़ने के कारण ये पूरा अगली तिमाही बाजार में, एविएशन बाजार में किराए बढ़ने की तिमाही होने वाली है। और सामान्य रूप से भी अगर आप देखें तो पिछले 1 महीने के दौरान विमानों के किराए में अलग अलग रूट्स पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। आंध्र प्रदेश सरकार ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने के लिए कानून बनाने की अपनी योजना को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इस पर फैसला किया गया है। पिछले हफ्ते खबर आई थी कि आंध्र प्रदेश सरकार किसानों को एमएसपी की गारंटी दे सकती है, जिसके तहत एमएसपी के नीचे फसल खरीदने पर भारी जुर्माने और सजा का प्रावधान था। लेकिन अब खबर आई है कि राज्य सरकार ने फिलहाल के लिए इस योजना को टाल दिया है। सर, ऐसा क्यों किया होगा? स्पष्ट रूप से सरकार की तरफ से कुछ बताया नहीं गया, लेकिन जब से ये खबर आई थी उसके बाद तमाम चर्चाएं अलग अलग राजनीतिक और जो पॉलिसी मेकिंग सर्किल्स हैं उनमें चल रही थी। तो हमने भी जानने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। हालांकि आंध्र प्रदेश सरकार ने कहा है कि इसके लिए जो बिल लाया जाना था वो बिल तैयार नहीं हो पाया है पूरे तरीके से, और उसे अब असेंबली के, विधानसभा के अगले सेशन में पेश किया जाएगा। इस तरीके की कोई गारंटी कानून के जरिए ही दी जा सकती है, इसलिए आंध्र प्रदेश की सरकार एक बिल लाने वाली थी। दुविधा इसमें यह है कि इस गारंटी को बाजार में लागू कराना
थोड़ा सा मुश्किल होगा। इस गारंटी का मतलब होगा व्यवहारिक रूप से, अभी इसकी परिभाषा स्पष्ट नहीं है, हम केवल जो चर्चाएं उस आधार पर समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इस गारंटी की स्थिति क्या है, गारंटी कैसे लागू होगी, क्या परिभाषा होगी, ये तो कानून में आएगी, क्योंकि भारत में पहली बार ऐसा हो रहा है। पर ऐसा माना जा रहा है कि इसका मतलब होगा कि बाजार में कोई भी ट्रेडर या कोई भी व्यापारी भी एमएसपी से नीचे की कीमत पर अनाज नहीं खरीद पाएगा। किसान को यह हक होगा कि उसे वो कीमत मिले जो सरकार ने एमएसपी के तौर पर तय की है। अभी तक मिनिमम सपोर्ट प्राइस या न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारी खरीद पर लागू होता है। और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा जो गवर्नेंस का या लागू करने का आएगा कि जो व्यापारी इससे सस्ता अनाज लेंगे, क्या उन पर कोई कार्यवाही होगी, उनके लिए कोई नियम तय किए जाएंगे, उन पर सख्ती होगी, इंस्पेक्टर राज होगा। ये चीज़ें अभी इस मामले में स्पष्ट नहीं है, लेकिन आंध्र प्रदेश सरकार का ये कहना है कि फिलहाल उसने इसे रोक लिया है, अगले सत्र में विधेयक लेकर आएगी। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO ने वर्ष 2023 के दौरान वैश्विक व्यापार की ग्रोथ को लेकर जो अनुमान लगाया था उसमें बड़ी कटौती की है। WTO के मुताबिक 2023 के दौरान ग्लोबल व्यापार में सिर्फ 0.8% की ग्रोथ देखने को मिलेगी। इससे पहले जो अनुमान था वो 1.7% का था। सर, क्या मतलब है इस कटौती का, WTO के इस अनुमान का? बहुत बड़ी कटौती है और आप विश्व व्यापार के लिहाज से ये काफ़ी चौंकाने वाला आकलन है, जिसको लेकर दुनिया के बाज़ारों में काफ़ी सनसनी है। और आप मान सकते हैं कि दुनिया के बाज़ार में स्टैगफ्लेशन की स्थिति इसके बाद आएगी, क्योंकि WTO ने अपने आकलन में 1.7% की जगह 1% से नीचे की ट्रेड की ग्रोथ बताई है। और ये शायद दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं के लिए सबसे कमज़ोर ट्रेड ग्रोथ का साल होने वाला ऐसा लग रहा है। WTO ऑथेंटिक बॉडी है जो बताती है कि दुनिया में ट्रेड की स्थिति क्या है। ये रिपोर्ट ये बता रही है कि पूरी दुनिया में निर्यात और आयात महंगाई के कारण दोनों महंगाई के असर के कारण कम होता दिखाई दे रहा है। ये माना जा रहा है कि जो इम्पोर्ट वॉल्यूम्स हैं या ये जो आयात है वो करीब करीब 0.4% कॉन्ट्रैक्ट होगा, यानी दुनिया के आयात में कमी आएगी। उसमें अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप और एशिया सारे बाज़ारों में इसकी गिरावट दिखाई देगी। जबकि एक्सपोर्ट के मामले में एशिया की अर्थव्यवस्थाएं थोड़ा सा बेहतर करेंगी, पर कुल मिलाकर निर्यात में भी तेज गिरावट आने की संभावना है। इसका बड़ा असर आपको अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड पर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर भी दिखाई देगा और रोजगारों पर भी दिखाई देगा। आंकड़े तात्कालिक तौर पर हमारे सामने हैं। चीन के आंकड़े पिछले 2 तिमाही के आ चुके हैं। चीन के निर्यात में गिरावट दिखाई दे ही रही है। भारत में वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो सामाजिक योजनाएं चलाई जा रही हैं उनका फ़ायदा अधिकतर वरिष्ठ नागरिकों को नहीं मिलता। यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की इंडिया एजिंग रिपोर्ट में ये बात कही गई है। रिपोर्ट में ये बताया गया कि गरीब तबके के 28.7% पुरुषों और 53.5% महिलाओं के पास आय का कोई साधन नहीं है। सर, कितनी बड़ी चुनौती है ये भारत के लिए? भारत में आयु या वार्धक्य भी अपने आप में गरीबी की वजह है और ये बात अब इससे स्पष्ट होती है। इससे पहले भी कुछ रिपोर्ट लेकर आई थी, पर यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की जो इंडिया एजिंग रिपोर्ट है 2023 ये बता रही है कि करीब करीब 28 से 30% लोग जो 60 से साल से ऊपर के हैं वो उम्र के कारण गरीबी में है, क्योंकि उनके पास कोई आय नहीं है और इसलिए गरीबों की में बड़ी संख्या इन आयु के लोगों की है। और इसमें करीब करीब 53% एल्डरली वीमेन हैं या जो महिलाएं हैं जिनको गरीबी का शिकार होना पड़ रहा है। तो ये तो पहला तथ्य ये है। और ये हम शायद आपको याद होगा, हम विस्तार से एक इकोनॉमिकम में आपको भारत की इस जो आयु वाली गरीबी है और इसके बारे में विस्तार से बता चुके हैं। इस आंकड़े के साथ एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत की जो पूरी की पूरी पेंशन प्रणाली है या जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्कीमें हैं उनका कोई फ़ायदा इन गरीब लोगों में बड़े हिस्से को नहीं मिलता है। उसकी बड़ी वजह यह है कि जैसे ओल्ड एज पेंशन के बारे में रिपोर्ट बताती है कि केवल 28% लोगों को इसका लाभ मिलता है। विधवा पेंशन का केवल 30% लोगों को लाभ मिलता है। फ्री फूड ग्रेन स्कीम्स का केवल 2 से 3% इन गरीब बुजुर्ग आबादी को लाभ मिलता है। और ये बता रहा है कि भारत के पूरे पेंशन ढांचे में और एजिंग सोसाइटी की तरफ बढ़ते हुए पेंशन और इन सारी व्यवस्थाओं में बड़े बदलाव की ज़रूरत है। इन गरीब लोगों के जो आयु के कारण गरीब हुए लोग हैं। इसके अलावा इस रिपोर्ट ने यह भी कहा है कि नए तरीके की स्कीमें और नए तरीके की नीतियां बनाने की ज़रूरत है भारत की एजिंग पॉपुलेशन को ध्यान में रखकर। चलते चलते कुछ झटपट खबरें और
पब्लिक डेटा ऑफिस स्थापित करने के लिए टेलीकॉम कंपनियां और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से वसूले जा रहे ज़्यादा शुल्क को लेकर ट्राई और दूरसंचार विभाग आमने सामने है। पब्लिक डेटा ऑफिस स्थापित करने के लिए सालाना 8 लाख रुपए का शुल्क वसूला जा रहा है, जिसे पब्लिक डेटा ऑफिस घटाने की मांग कर रहे हैं। दूरसंचार विभाग का मानना है कि डेटा ऑफिस पर शुल्क को घटाने की मांग जायज़ है, जबकि ट्राई का मानना है नहीं, शुल्क घटाना टेलीकॉम कंपनियों के कारोबार में दखल देने जैसा होगा। मजबूत मांग के चलते देश में सर्विस सेक्टर की तेज ग्रोथ देखने को मिल रही है। सितंबर में सर्विस सेक्टर की ग्रोथ बीते 13 वर्षों में सबसे ज़्यादा तेजी से बढ़ी है। S&P ग्लोबल इंडेक्स सर्विस PMI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स, यानी जिसे हम सर्विस PMI के नाम से जानते हैं, इंडेक्स के नाम से, वो 61 पर पहुंच गया, जो अगस्त में 60.1 पर था। 50 से ऊपर ये इंडेक्स बेहतर माना जाता है, इसके नीचे खराब माना जाता है। अमेजन सैटेलाइट कम्युनिकेशन की दुनिया में कदम रखने जा रही है। कंपनी ऑपरेटिंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने में अपने चरण में है। अमेजन भारत में पहली अमेरिकी प्रतिद्वंदी एलन मस्क की स्टारलिंक के नक्शे कदम पर चलते हुए ये कदम उठा रही है। वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों का कहना है कि अमेजन अपने प्रोजेक्ट कुइपर सेवा के लिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन सर्विस ऑपरेटर के लाइसेंस के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया में है। सर, कोई टिप्पणी आपकी? भारत में सैटेलाइट इंटरनेट आने की तैयारी शुरू हो गई है। हमने आपको बताया था कि एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक को सरकार कुछ शर्तों के साथ लाइसेंस देने जा रही है। उसकी प्रतिस्पर्धी कंपनी है अमेजन, जिसका भी सैटेलाइट इंटरनेट भारत में आने वाला है, कुइपर उसकी सर्विस है। और तीसरी एक और महत्वपूर्ण कंपनी है भारती, जिसने कि यूरोप की कंपनी वन वेब का अधिग्रहण किया था, और वो भी भारत में सेटकॉम में सैटेलाइट इंटरनेट देने की प्रक्रिया शुरू कर रही। ये थोड़ा रोमांचक क्षेत्र होने वाला है कि भारत में सैटेलाइट इंटरनेट आएगा, और ये इसकी रेट्स क्या होंगे, किस तरह से लागू होगा, इसे देखना होगा। पर एक इंटरनेट का एक नया रास्ता जो कि सीधे सैटेलाइट से फ़ोन तक आएगा, ये भारत में अब खुल रहा है। तो ये था हमारा आज का मनी सेंट्रल। अगली मुलाकात आपसे सोमवार को, लेकिन उससे पहले रविवार को इकोनॉमिकम में। सर, इकोनॉमिकम में इस बार अर्थात में क्या खास होगा? अर्थात में इस बार हम आपको एक ऐसे नए घटनाक्रम के बारे में बताएंगे जिसके बारे में आपने इधर उधर कभी खबरों में सुना होगा, लेकिन आप सच मानिए कि दुनिया के उद्योगों के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती अब इस सामने होने वाली है। और इसके दुनिया ने पिछले 50 सालों में जिस तरीके का औद्योगिक विकास किया है, उसके जो नुकसान आपको उससे दिखाई दे रहे हैं, उसके लिए वो खुद को सजा देने की तैयारी कर रही है। और वो सजा कितनी महंगी पड़ेगी, किस तरह से दुनिया में कार्बन के उत्सर्जन को रोकने के लिए लागतें और महंगाई बढ़ाने की मजबूरी सामने आकर खड़ी हुई, हम विस्तार से समझाएंगे कि भारत के निर्यातक आखिर यूरोपीय समुदाय के एक नए कानून से क्यों डरे हुए हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में अब आने वाले समय में सबसे ज़्यादा महंगाई किन क्षेत्रों से आएगी, और पूरी दुनिया अब किस नई महंगाई से डर रही है जो कार्बन के कारण या डीकार्बनाइजेशन के कारण आने वाली है। विस्तार से जानिए कि डीकार्बनाइजेशन क्यों दुनिया में उद्योगों के लिए आने वाले समय में लागत बढ़ाने वाला सबसे बड़ा कारण बनेगा, और इसका असर मांग पर, खाने पर, कपड़ों पर, रोजगारों पर कैसे पड़ेगा। और ये इकोनॉमिकम जिसका जिक्र अंशुमान जी ने किया, ये आपको मिलेगा मनी 9 के सुपर ऐप पर। केवल यूट्यूब पर विलंब से आता है, एक हफ्ते बाद आता है, तो देरी क्यों करनी। अभी ऐप डाउनलोड कीजिए और रविवार को सुबह इकोनॉमिकम देखिए। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही का नाम ये कम्बोज